जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूँ टेस्ट नंबर 5 में। आइए हम लोग चलते हैं सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन का क्या रहा, निम्नलिखित कथनों में से सही कथनों की पहचान करें। सही कथन का पहचान करना हम लोग को। पहला कथन का क्या रहा, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी बांध भारत की सबसे ऊंचा बांध है। कथन फर्स्ट सही बोल रहा है कि टिहरी बांध है वो कहाँ है, भागीरथी नदी पर, और कहाँ है, उत्तराखंड में। काकरापारा परियोजना, कथन 2 क्या बोल रहा है कि काकरापारा परियोजना ऊर्जा संयंत्र तापी नदी गुजरात में स्थित है। यह भी कथन सही है कि काकरापारा परियोजना कहाँ है, गुजरात में। कहाँ, किस नदी के किनारे, तापी नदी के किनारे। थर्ड कथन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थित नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत के परमाणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख योगदान करता है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है दोस्तों, तो भारत के उत्तर प्रदेश में। कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आइए हम लोग जानते हैं कि भारत की प्रमुख बांध के बारे में। भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है दोस्तों, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है, सतलज पर। और हम लोग जानते हैं हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर। हीराकुंड बांध भाखड़ा नागार्जुन बांध किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। और हम लोग जान सकते हैं कि कोयना बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, सरदार सरोवर बांध और कोयना बांध कोयना नदी पर है, और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। और हम लोग देखते हैं इसमें और क्या चीज़ का बात हो रहा था, परमाणु ऊर्जा का बात हो रहा था, परमाणु ऊर्जा संयंत्र का। हम लोग देख चुके थे कि क्या चीज, नरौरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। और काकरापारा कहाँ है, गुजरात में। कैगा कहाँ है दोस्तों, कैगा कर्नाटक में। कुंडकुलम याद रखिएगा दोस्तों, कुंडकुलम कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तारापुर याद रखिएगा, जो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है। तारापुर कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र में। यह भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री था जिसने राजा अशोक के सिंहासन हासिल करने में मदद की थी। राजा अशोक को सिंहासन मतलब गद्दी पर बैठने में किस मंत्री ने मदद की थी, तो किस मंत्री ने, तो राधा गुप्त ने। राधा गुप्त कौन थे, तो चाणक्य के पोता थे। चाणक्य का पोता थे कौन, राधा गुप्त। आइए हम लोग अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक के बारे में जानते हैं। ये अपने राजगद्दी पर कब बैठे थे दोस्तों, इनका पिताजी का नाम क्या था, बिंदुसार। पिता का नाम बिंदुसार। ये राजगद्दी पर कब बैठे थे, 259 ईसा पूर्व में। और अपने राजगद्दी पर बैठने के बाद इनका एक फेमस युद्ध था, कलिंग का युद्ध, जो कब हुआ था, 8 वर्षों बाद, 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध। कलिंग पर आक्रमण किए थे, अशोक द्वारा किया गया था। उस समय कलिंग का राजधानी कहाँ था, तोसली। और यह जो कलिंग युद्ध का वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन मिलता है। एक बार फिर से देखते हैं कि राधा गुप्त चाणक्य के पोता थे। अशोक के पिता का नाम क्या था, बिंदुसार। यह राजगद्दी पर कब बैठे थे, 269 में। और इनके द्वारा कहा जाता है इतिहास में कि 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठे थे। और 261 ईस्वी में यह कलिंग पर आक्रमण किए थे, कलिंग का राजधानी कहाँ था, तोसली। 13वें यह कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो 13वें शिलालेख में।
अशोक के 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करें। सत्य कथन का पहचान करना हम लोग को, भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, सही है। जब भी भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए दोस्तों, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वो भारत का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। याद रखिएगा, भारत का प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचन होता है। और हम लोग कथन 2 में देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 73 के अंतर्गत दंड में क्षमादान देने एवं दंड निलंबन या दंड स्थगन, क्षमादान कितना में दोस्तों, दंड स्थगन या दंड निलंबन काम करने का साबित प्राप्त करता है। मतलब क्षमादान राष्ट्रपति कितने अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो अनुच्छेद कितना है दोस्तों, 73 नहीं, गलत है, ये कितना 72, कथन 2 गलत हो गया। और राष्ट्रपति के लिए कितना अनुच्छेद, 72, लेकिन राज्यपाल के लिए कितना अनुच्छेद, क्षमादान के लिए 161। एक बात और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति क्षमादान में मृत्युदंड को माफ करवा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करवा सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। कथन 3 क्या बोल रहा है दोस्तों, भारत का उपराष्ट्रपति लोकसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति तो लोकसभा का नहीं राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। किसका, राज्यसभा का। ऑप्शन 3 भी गलत है और कथन 3 भी गलत है। कथन 4 पढ़ते हैं, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद पर बना रहता है। ऑप्शन 4 सही है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। और ये राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं। ऐसे इनका जो कार्यकाल कितना होता है राज्यपाल का, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और इनको याद रखिएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, मामलुक राजवंश का अंत निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि मामलुक वंश बोले, इसका कहने का अर्थ क्या किया है, गुलाम वंश या मामलुक वंश, दोनों को एक ही नाम से बोलते हैं। तो इसका जो अंतिम शासक कौन था, कैमूर्स को किसने हराया था, हरा करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने महमूद कैमूर्स को हरा करके खिलजी वंश की स्थापना की थी। आइए हम लोग जानते हैं, दिल्ली सल्तनत में 5 वंश थे। 5 वंश के हम लोग नाम देखते हैं कि कौन कौन से वंश थे। तो पहला कौन सा वंश था, गुलाम वंश। दूसरा कौन सा, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इनका कार्यकाल देखते हैं दोस्तों, कब से कब था, 1206 से 1290 तक का गुलाम वंश का कार्यकाल था। खिलजी वंश का कितना था, 1290 से 1320 तक, और 1320 से 1414 तक तुगलक वंश का। ऐसे तुगलक वंश का कार्यकाल 1398 में ही तैमूर लंग द्वारा ऐसे माना जाता है कि अंत हो गया था। लेकिन इसका जो कुछ और शासक द्वारा चलाया गया था, कब तक, 1414 तक। और सैयद वंश के कब से कब तक चला था, 1414 से 14 से 1451 तक। चौदह सौ चौदह से 1451 तक और 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासन था। और हम लोग जानते हैं कि ममलुक वंश यानी गुलाम वंश के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसकी स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ बनाई थी, तो लाहौर में। इसे लाख बख्श भी कहा जाता था।
लाखों के दान देने की प्रवृत्ति के लिए इसे लाख बख्श भी कहा जाता था। और इसने कुतुब मीनार के निर्माण स्टार्ट करवाया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका जो गुलाम वंश का में कौन कौन से शासक ने काम किए थे जो हम लोग जानते हैं? सबसे पहले कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए थे? इसका उत्तराधिकारी का कौन बना था? तो 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह बने थे। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश के बाद कौन बने थे? रजिया सुल्तान के बाद नसरीन महमूद और उसके बाद बलबन के बाद लास्ट में कैमूर्स, और कैमूर्स को हरा करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं? पूर्व की ओर, इनमें से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? मतलब पूर्व की ओर हम लोग देखते हैं गोदावरी कहाँ से निकलती है दोस्तों? गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर से और कृष्णा महाबलेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर से निकल के ये अरब सागर में जाकर मिल जाती है। मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? ये ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो ये सतपुड़ा पर्वत के रेंज से निकलती है। सतपुड़ा इसका उद्गम स्थान कहाँ? सतपुड़ा पर्वत से ही अमरकंटक से कौन? नर्मदा नदी। अब हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? पूर्व की ओर ये त्र्यंबकेश्वर से निकल करके अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और महाबलेश्वर से जाकर के ये कहाँ? कृष्णा नदी कहाँ जाकर गिर जाती है? तो ये भी बंगाल की खाड़ी में। और ये सतपुड़ा से निकल करके कहाँ जाकर गिरती है? तो ये अरब सागर में। नर्मदा नदी भी अरब सागर में जाकर गिरती है। तो पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी हो गया? 1 और 3 कौन? ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय तटरक्षक के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए? किसे भारतीय तटरक्षक के 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? परमेश शिवमणि को। आइए हम लोग जानते हैं कि समीर वी कामत वर्तमान में अभी कौन है? प्रीति सूदन अभी वर्तमान में कौन है? और ये राघव श्रीनिवासन ये BRO के अध्यक्ष है। अभी कौन है BRO के अध्यक्ष? तो रघु श्रीनिवासन। और प्रीति सूदन जो अभी यूपीएससी के अध्यक्ष है। और समीर वी कामत हाल ही में बने हैं DRDO के अध्यक्ष। एक बार फिर से याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ऐसा पूछे जाने वाला सवाल है। 26वें महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय तटरक्षक के 26वें महानिदेशक तो परमेश शिवमणि को। समीर वी कामत को क्या नियुक्त किया गया है? DRDO के अध्यक्ष। यूपीएससी के अध्यक्ष किसे? प्रीति सूदन को। और रघु श्रीनिवासन को BRO के अध्यक्ष चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना। आइए हम लोग देखते हैं। कथन फर्स्ट को पढ़ते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है। कहाँ मिलती है? पूर्वी घाट। ये पिछले वीडियो में बताए थे दोस्तों कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस जगह पर मिलती है वहाँ उस जगह का नाम क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा। ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, याद हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। थार मरुस्थल विश्व की सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। कथन 2 भी सही है। कैची बोल रहा है कि थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान वाला एरिया में फैला हुआ है, भारत और पाकिस्तान के एरिया में जो विश्व के सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। और ये थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पटकाई या पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग है। ये भी क्वेश्चन सही है। जो पटकाई है वो कहाँ फैला हुआ है? अभी पटकाई बूम जो पहाड़ी है जो पूर्वांचल में कहाँ नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम के क्षेत्र में ये फैला हुआ पर्वत है। ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है? कथन 4 क्या बोल रहा है? सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में पठारों की श्रृंखलाओं से निर्मित है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला कहाँ दोस्तों? दक्षिण में नहीं, यह मध्य भारत में है। कहाँ? मध्य भारत में है। मध्य भारत कहाँ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैला हुआ है। तो ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। सत्य कथन का चुनना था 1, 2, 3 सही है हम लोग का कथन। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित पतनों को उनके संबंधित राज्यों से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। पतन मतलब क्या है दोस्तों? बंदरगाह। हम लोग को बंदरगाह है, एक तरफ बंदरगाह है, एक तरफ राज्य है, सही सुमेलित करना है कि कौन सा बंदरगाह कहाँ। कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। और कोचीन कहाँ है दोस्तों? केरल। और पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। एक बार फिर से देखेंगे दोस्तों, कांडला कहाँ है? गुजरात में। हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कोचीन कहाँ है? केरल में। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। आइए हम लोग सही मिलान करते हैं इसका। फर्स्ट का घ इसी में दोस्तों एक, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, और हम लोग जानते हैं कि और बंदरगाह के बारे में जानते हैं कि और बंदरगाह, भारत के प्रमुख 13 बड़े बंदरगाह को हम लोग देखते हैं कि प्रमुख ऐसे बंदरगाहों की संख्या बहुत है, मतलब जो छोटे छोटे बंदरगाहों की संख्या 200 से अधिक है, लेकिन प्रमुख हम लोग 13 बड़ा बंदरगाहों के बारे में पढ़ते हैं। उसमें कांडला बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। मुंबई बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। मुंबई बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। नहावा सेवा, जिसका अभी वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नाम रख दिया गया किसका? नहावा सेवा का। वो भी कहाँ है? मुंबई में, नई मुंबई जिसको बोलते हैं। पणजी क्या चाहिए दोस्तों? गोवा माम्र गोवा बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो गोवा में। याद रखिएगा, माम्र गोवा बंदरगाह कहाँ है? गोवा में। मंगलौर बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में। कोचीन बंदरगाह केरल में, हम लोग पीछे जान चुके हैं। तूतीकोरम तमिलनाडु में। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में। एक और विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। और पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। कोलकाता बंदरगाह चाहे हल्दिया बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों, कांडला कहाँ है? तो गुजरात में। मुंबई कहाँ है? तो मुंबई में। नहावा सेवा मुंबई में। माम्र गोवा जो कहाँ? गोवा में। मंगलौर में, कर्नाटक। मंगलौर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटक में। कोचीन बंदरगाह कहाँ है? केरल में। तूतीकोरम तमिलनाडु। चेन्नई बंदरगाह कहाँ है दोस्तों? तो तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह। और जो मुंबई बंदरगाह जो सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। और एक याद रख सकते हैं हम लोग, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किस देश से उधार ली गई है? आइए हम लोग समझते हैं कि राज्यपाल की जो व्यवस्था है, हर राज्य में राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। ये आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? आर्टिकल कितना में लिखा है हर राज्यों के लिए राज्यपाल? आर्टिकल 153 में। आइए हम लोग जानते हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। और कनाडा से क्या क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था, राज्यपाल। और क्या लिया गया? अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा। ये कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से। फ्रांस से क्या लिया गया दोस्तों? समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से। और यूनाइटेड किंगडम, जापान के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यूनाइटेड किंगडम बोले तो यूके, मतलब ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया दोस्तों? याद रखिएगा, संसदीय प्रणाली और एकल नागरिकता। और हम लोग लिए हैं यहाँ से द्विसदनीय व्यवस्था। राष्ट्रपति का पद जो है, राज्यपाल कहाँ से लिया गया? कनाडा से। लेकिन राष्ट्रपति जो लिया गया कहाँ से? राष्ट्रपति यूनाइटेड
किंगडम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। यूनाइटेड किंगडम से क्या चीज संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था और राष्ट्रपति। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और कनाडा से संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की जो हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, कहाँ से लिया गया? कनाडा से। अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होगा, ये भी कनाडा से। फ्रांस से समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, कनाडा लिया गया था, कहाँ से? तो फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम लिंगानुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो सबसे कम कहाँ है? तो दमन एवं दीप में। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात यूटी राज्य बोल रहा है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे यूटी समझिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम कहाँ है? तो दमन एवं दीप में। ज्यादा कहाँ है दोस्तों? ज्यादा लिंगानुपात यूटी में कहाँ है? तो पुडुचेरी में, पुडुचेरी में। और हम लोग जान सकते हैं कि राज्य में कहाँ है सबसे ज्यादा दोस्तों? राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ है? ज्यादा राज्य में ज्यादा लिंगानुपात कहाँ है? तो केरल में। और सबसे कम राज्य में सबसे कम कहाँ है दोस्तों? तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, जय।